IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। हाई इंडिया 9 बजे की शुरुआत करते हैं 29 मिनट के हड़कंप से। आज दोपहर संसद भवन परिसर में आग लगने से जबरदस्त हड़कंप मच गया। 29 मिनट की कोशिश के बाद आखिरकार फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पाने में कामयाब रही। आग से कोई हताहत तो नहीं हुआ है और न ही किसी दस्तावेज को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन देश के सबसे सुरक्षित भवन में लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही की तरफ इशारा किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हादसे पर चिंता जताई है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की है। आसमान में छाया काला धुआं, धू-धू कर जलता प्लास्टिक का सामान, हर तरफ अफरा तफरी, तेजी से दौड़ती दमकल की गाड़ियां। ये तस्वीरें संसद परिसर में आग लगने के तुरंत बाद की है। वक्त हुआ था दोपहर के 2:30 और आग की ये लपटें उठी थी संसद भवन परिसर में मौजूद एसी प्लांट से। देखते ही देखते चंद मिनट में आग की लपटें आसमान में नजर आने लगी। काला धुआं चारों तरफ बिखर गया। धुआं इतना काला और गहरा था कि वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये एसी प्लांट संसद भवन की रिसेप्शन से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, जबकि संसद का मुख्य भवन वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। एसी प्लांट के करीब सीआरपीएफ का कैंप भी बना हुआ है। जब संसद की कार्यवाही चलती है तो एसी प्लांट के करीब भी काफी लोगों की आवाजाही होती रहती है, लेकिन गनीमत थी कि रविवार की छुट्टी होने के चलते संसद और दफ्तर बंद थे। संसद का मुख्य भवन भी थोड़ा दूर होने की वजह से किसी भी दस्तावेज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर फायर इंसिडेंट अगर ज़्यादा बड़ा होता और ज़्यादा फैलता तो ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। यहाँ पर संसद भवन का यह परिसर जो है आज संसद भवन सत्र में नहीं है। यहाँ तमाम सांसद अफरा तफरी मच सकती थी। सांसद यहाँ मौजूद नहीं थे, स्टाफ यहाँ नहीं था, छुट्टी का दिन था, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आई फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँच के आग पर काबू पाने में। संसद को देश का सबसे सुरक्षित भवन माना जाता है। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद से संसद भवन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कई हाईटेक उपकरण भी लगाए गए, लेकिन इन सारी तैयारियों की इस आग ने कलई खोलकर रख दी। आपको बता दें कि संसद भवन में हमेशा कुछ दमकल की गाड़ियां मौजूद रहती हैं। आग लगते ही ये गाड़ियां एसी प्लांट की तरफ दौड़ पड़ी। पास के इलाके से दमकल की 11 और गाड़ियों को बुला लिया गया। इतनी गाड़ियों के लगने के बावजूद आग को काबू पाने में आधा घंटा लग गया। जाहिर है यह हादसा ऐसा नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। आग के काबू में आते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी चिंता जताई। राष्ट्रपति भवन ने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रपति ने इस मामले पर चिंता जताई है, इसकी फौरन जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो। संसद की सुरक्षा की गारंटी हर समय रहनी चाहिए। राष्ट्रपति का बयान आते ही गृह मंत्रालय ने संसद परिसर में आग लगने की जांच का आदेश दे दिया है। हाँ, इसमें जो एसी प्लांट है पार्लियामेंट हाउस के उसके अंदर आग लगी है। बाकी इसको सीन ऑफ इंसिडेंट को देख रहे हैं। उसके अलावा जो लोग हैं कंसर्न एजेंसी और लोगों से एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही हम कंक्लूजन निकलेंगे कि इसका रीजंस क्या रहा है। जांच तो अपनी रफ्तार से होगी और रिपोर्ट भी अपनी रफ्तार से आएगी, लेकिन दमकल विभाग के निदेशक का साफ कहना है कि एसी प्लांट में मरम्मत का काम करते समय जरूरी सावधानी नहीं बरती गई। एसी प्लांट में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिससे चिंगारी आसपास फैल रही थी। मरम्मत करने वालों ने इसका ध्यान नहीं रखा कि वहां पर प्लास्टिक का सामान भी रखा है। वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली चिंगारी ही एसी प्लांट में आग का कारण बनी। इसके बाद वहां रखे प्लास्टिक के सामान ने भी आग पकड़ ली। आग की वजह जो थी वो एक वेल्डिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस छुट्टी बंद है और इसीलिए उस एसी प्लांट रूम में मेंटेनेंस का कार्य जॉब वर्क था और उस जो कटिंग वेल्डिंग था उसके स्पार्क से ये आग लगी। फायर ब्रिगेड के आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ 2 दिन पहले भी आग की एक छोटी सी घटना घटी थी। रविवार को लगी आग थोड़ी और बढ़ जाती तो एसी प्लांट में ब्लास्ट भी हो सकता था, और अगर ऐसा संसद की कार्यवाही के दौरान होता तो कुछ भी मुमकिन था। सवाल ये भी है कि अगर ऐसी कमजोरियों का फायदा कोई आतंकी संगठन उठा ले तो क्या होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। अब ऐसा नहीं है कि संसद में आग से सुरक्षा इंतजाम के बारे में एजेंसियों को पता नहीं था। 2 साल पहले आरटीआई के जरिए जानकारी मांगे जाने पर दिल्ली फायर सर्विस ने बकायदा पूरे संसद भवन परिसर की जांच की थी और जांच में सामने आया था कि संसद सुरक्षित नहीं है।
संसद परिसर में लगी इस आग के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी अहम इमारत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सवाल ये भी है कि जब संसद का ये हाल है तो फिर देश की बाकी इमारतों का क्या हाल होगा। इसी गंभीर मुद्दे पर लुधियाना के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ये जानना चाहा कि संसद परिसर में आग से सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। पहले तो उसे ये जानकारी देने से ही इनकार कर दिया गया। बाद में सीआईसी के पास जाने के बाद दिल्ली फायर सर्विस हरकत में आई। दिल्ली फायर सर्विस ने 3 अगस्त 2013 को संसद भवन परिसर की जांच की थी। इस जांच में पाया गया था कि संसद की ज्यादातर सीढ़ियों का रास्ता अलमारी रखे जाने की वजह से बंद है। बेसमेंट में इलेक्ट्रिक रूम में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। संसद में लगे तारों पर फायर प्रूफ वेंट नहीं है। कॉमन कॉरिडोर में अस्थायी ऑफिस बना दिए गए हैं। पीएम कार्यालय के बेसमेंट की सीढ़ियों का रास्ता फोटोकॉपी मशीन की वजह से रुका हुआ है। इन ऑर्डर को देखने के बाद हमें लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल भी जो है इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ के हैं हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे इनको फॉलो नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से। जांच के बाद सीआईसी ने दिल्ली फायर सर्विस और दूसरी जिम्मेदार एजेंसियों को ये आदेश दिया था कि संसद जैसी अहम जगह को आग से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इस आदेश का क्या हुआ, ये रविवार की आग ने साबित कर दिया। तरसेम भारद्वाज, लुधियाना, IBN 7। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात किसान, खेती और गांव पर की। भूमि अधिग्रहण बिल पर बढ़ते विरोध के मद्देनजर प्रधानमंत्री के मन की बात पर पूरे देश की नजर थी। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने किसानों का भरोसा जीतने के लिए बेमौसम बरसात से हुए नुकसान की बात की, संकट की घड़ी में खुद को उनके साथ बताया और फिर भूमि बिल को लेकर सरकार का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। बेमौसम बारिश से हुए जबरदस्त नुकसान और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर गहराते संशय के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए मन की बात रखी। उनके हर शब्द के मायने समझने के लिए किसान रेडियो से मानो चिपक गए। किसान, खेतीहर मजदूर और उन पर आश्रितों को पीएम मोदी से ढेर सारी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान से इस कदर टूट गए थे कि उनमें पीएम को सुनने तक का सब्र नहीं रहा। पीएम की मन की बात से कुछ ही देर पहले बांदा में 2 किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की। कहा जा रहा है कि दोनों चचेरे भाइयों की लहलहाती फसल आसमानी आफत से बर्बाद हो गई। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ करते दोनों 70% तक चल चुके थे। क्या करें साहब, 40,000 रुपए खेत में लगाया, दल तक लिया, उसको बयाया, जोताया। नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल और जमीन अध्यादेश मामले में विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप जड़ा और किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि भूमि बिल उनके लिए कितना फायदेमंद है। मैंने देखा है कि करीब करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों के संतानों का भी भला हो, गांव का भी भला हो और इसलिए कानून में अगर कोई कमियां हैं तो दूर करनी चाहिए। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयास कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री ने अध्यादेश लाए जाने पर किसानों को सफाई दी। 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के मुताबिक 2013 में लाए गए कानून में जो मुआवजा तय था उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया गया है। शहरीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि में से 20% जमीन मालिक को मिलेगी। जमीन मालिक के परिवार के युवक को नौकरी मिलेगी। खेत मजदूर की संतान को भी नौकरी मिलेगी। जिलाधिकारी लिखित रूप से लाभ पाने वालों का नाम और जगह का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी ने उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को आखिरी विकल्प बताकर किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की। हम इस बात के आग्रही हैं
कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली प्रायोरिटी वो बने। नरेंद्र मोदी ने सोशल इंपैक्ट स्टडी को लंबी, जटिल और लाल फीताशाही वाली प्रक्रिया तो अधिग्रहित जमीन पर विवाद के मामले में कोर्ट का रास्ता खुला बताया। पीएम किसानों से मन की बात करते उससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने दनादन एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 1 साल पहले पीएम उम्मीदवार ने शास्त्री जी के नारे को बिगाड़ दिया था, मर जवान मर किसान, लेकिन आज वो क्या कहेंगे। तो दूसरे ट्वीट में पटेल बोले, आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं और जवान मारे जा रहे हैं, जबकि 1 साल पहले पीएम उन्हें चांद लाकर देने का वादा कर रहे थे। मन की बात खत्म होने के बाद कांग्रेस का अंदाज कुछ यूं था। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उनकी सरकार ने इन 13 कानूनों में संशोधन लाया है और यूपीए की सरकार इसको भूल गई, ये बिल्कुल 100% झूठ है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अन्ना से लेकर सोनिया तक ने विरोध तेज कर दिए हैं। अब देखना होगा कि किसान प्रधानमंत्री की बात से सहमत होते हैं या विपक्ष की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हालांकि ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जब प्रधानमंत्री देश के किसानों से बात कर रहे थे तब यूपी के बांदा में 2 किसानों ने खुद को आग लगा ली। ये दोनों ही किसान बारिश के चलते बर्बाद हुई फसल को देखकर परेशान थे। बांदा के 2 चचेरे भाई सिद्धपाल और रामपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों का कहना है कि दोनों अपनी फसल बर्बाद होने के चलते परेशान थे और इसी परेशानी में दोनों ने अपने घर की छत पर जाकर खुद को आग लगाई। पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों 70% तक जल चुके थे। IBN 7 से बात करते हुए पीड़ित किसान ने बताया कि किराए पर खेत लेकर बुआई की थी, कर्ज लेकर फसल उगाई थी, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। क्या करें साहब, 40,000 रुपये खेत में लगाया, बल कट लिया, उसको बयाया, जोताया, सब खत्म हो गया। नष्ट हो गई बारिश। खुदकुशी की कोशिश की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उनकी माली हालत बेहद खराब है। दोनों को इस साल फसल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मौसम ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे वर्षों में बाढ़ आई, ओला गिरे, कभी सूखा पड़ा, ऐसे फसल बर्बाद होती रही। अभी हाल ही में आई दैवीय आपदा में पूरी फसल इनकी नष्ट हो गई। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बेहद खराब बनी हुई है। बेवक्त हुई बारिश ने आलू, दलहन, गेहूं, सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। शलमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। खबर विकलांग खिलाड़ियों के साथ हुई सरकारी नाइंसाफी की। नेशनल पैरालंपिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गाजियाबाद आए पैरा एथलीट्स को बेहद बुरे हालात में रखा गया, जहां न तो पीने के लिए पानी की सुविधा थी, न ही शौचालय का इंतजाम। तमाम मुश्किलों से जूझकर खेल की दुनिया में नाम कमाने पहुंचे इन खिलाड़ियों का हौसला सरकारी तैयारियों ने तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो शारीरिक कमियों को धता बताते हुए खेल की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के करीब 600 पैरा एथलीट 15वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे, लेकिन यहाँ उनका सामना ऐसी चुनौतियों से हुआ जिससे इनकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पीने के पानी के लिए मशक्कत, विकलांग खिलाड़ियों के लिए शौच तक नहीं, जिसके चलते तमाम खिलाड़ी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। पैरों से लाचार खिलाड़ियों के आने जाने के लिए रैंप की सुविधा नहीं, लिहाजा इन खिलाड़ियों को कुछ ऐसे नीचे उतरना पड़ रहा है। बदइंतजामी का ये आलम है कि विकलांग खिलाड़ियों को फर्श पर सोना पड़ रहा है। यहाँ 3 दिन से हम लोग पड़े हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है।
और ये पूरा कंपाउंड में बाथरूम नहीं है। बाथरूम के लिए हम लोग को खुले ये खेत में जाना पड़ता है। और उसके बाद पानी की दिक्कत है, खाना भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। खाने के पास आप जाओगे तो जहाँ टेबल लगे हुई है वहाँ पे कचरा ही कचरा है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजकों का आरोप है कि बदइंतजामी की असल वजह खिलाड़ियों के साथ आए बाहरी लोग हैं। आयोजकों के मुताबिक चैंपियनशिप में जुटे लोगों में सिर्फ 20% खिलाड़ी हैं और 80% गैर खिलाड़ी, और सारी मुश्किल इन्हीं की वजह से है। हमने जितने एथलीटों का इंतजाम किया था वो प्रॉपर किया था। खिलाड़ियों से ज़्यादा नॉन खिलाड़ी आ गए। 19 से हमारी मीट थी शाम को, उनको इनवाइट किया गया था। 18 की शाम को आ गए। हमारे लिए जो नॉन खिलाड़ी है उनको अगर हम वापस भेजते तो मीडिया कहते हैं विकलांग लोगों को बाहर भेजा। इसमें 20% स्पोर्ट्समैन है, 80% नॉन स्पोर्ट्समैन है। मीडिया में पैरा एथलीटों की तस्वीरों और बदइंतजामी की खबरें दिखाए जाने के बाद सरकार भी हरकत में आई है। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेल मंत्रालय ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को नोटिस भेजकर हफ्ते भर में जवाब मांगा है। कमेटी ने पूरे मामले की जांच के लिए पैनल का गठन किया है। एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो इस चीज को देखेगी किसकी गलती है, और हमारे को कोई ये नहीं देखना कि किसकी गलती, हमें ये देखना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। सरकार ये दावा करती है कि उसके लिए सभी खिलाड़ी एक बराबर हैं। उनकी शारीरिक क्षमता के मुताबिक उनसे भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन इन तस्वीरों ने सभी दावों की पोल खोल दी है। अब देखना ये है कि दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या चैंपियनशिप खत्म होते ही जांच और जिम्मेदारी के दावे को भी भुला दिया जाता है। वैसे तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये आपने देख ली है। ऐसे में इसे देश का सौभाग्य ही कहेंगे कि इतनी असुविधाओं के बावजूद ये तमाम खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ ब्रिजेश तिवारी, गाजियाबाद, IBN 7। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जयपुर में 2 दिन तक के सम्मेलन चला और वहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी जफर सरेशवाला का भी विरोध किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्कूलों में सूर्य नमस्कार के विरोध में खड़ा हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा है कि मुसलमान सूर्य को देवता नहीं मानते हैं, लिहाजा उनके नमन का सवाल ही नहीं है। बोर्ड ने राजस्थान सरकार से फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। सूर्य नमस्कार का इशू हमने जरूर कहा है कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म की कोई प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होना चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध है। कोर्ट में जाएंगे, अगर ये हुकूमत नहीं मानेगी तो कोर्ट में जाने की बात कहेगी। बैठक में सूर्य नमस्कार के अलावा स्कूलों में योग शिक्षा के मुद्दे पर अदालती लड़ाई लड़ने का फैसला भी हुआ। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर कानूनी लड़ाई के अलावा देश भर में अभियान भी चलाया जाएगा। बोर्ड की बैठक में घर वापसी जैसे कार्यक्रम पर भी सख्त आपत्ति जताई गई और कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाएगी। जब जरूरत होगी तो बात करेंगे। अब हम जरूरत महसूस नहीं करते हैं, जिससे जरूरत महसूस करके बात करेंगे। उधर बीजेपी ने साफ कहा है कि शिक्षा को मजहब से जोड़ना गलत है। पार्टी का मानना है कि विरोध करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए है, इसको धर्म के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है। इसमें तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका मानसिक विकास ठीक से होगा, अच्छी पढ़ाई वो कर पाएंगे, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है। उधर बोर्ड की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कारोबारी जफर सरेशवाला की मौजूदगी पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए और कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। बाद में ये दलील दी गई कि सरेशवाला बोर्ड के सदस्य नहीं है, इस वजह से उनको बैठक से बाहर कर दिया गया। दरअसल पिछले महीने राजस्थान सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आतंकी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सेना के 2 जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके गांव लाया गया, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार की आंखें नम हो आई। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूरज मोहिते को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। जम्मू के कठुआ में शहीद हुए सूरज मोहिते का पार्थिव शरीर जब सतारा के गणेशवाड़ी पहुंचा तो हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन कर उनकी शहादत को सलाम करना चाहता था।
सूरज मोहिते को पूरे राजकीय सम्मान के बीच अंतिम विदाई दी गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जींद के छातर गांव में भी नजर आईं। जम्मू के कठुआ में शहीद हुए सतीश कुमार का शव उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव अपने हीरो को सलामी देने सड़कों पर उतर आया। पूरे राजकीय सम्मान के बीच लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनका अंतिम संस्कार किया गया। सतीश की 16 साल की बेटी को अपने पापा पर गर्व है। मुझे मेरे पिता पर गर्व है कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने दांव पर लगाकर अपने पूरे देश के लिए पूरे देश की रक्षा की है। देश पर शहीद हुए सतीश कुमार और सूरज मोहिते तो चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए अपनी बहादुरी की शौर्य गाथा। चंडीगढ़ से अमित चौधरी के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक गाना रिकॉर्ड किया। एक्सिस बैंक में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने वाली अमृता ने शास्त्रीय संगीत में भी ट्रेनिंग ली है। कई मंचों पर लोगों ने उन्हें सुना भी है, लेकिन स्टूडियो में उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी। बता दें कि महाराष्ट्र का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अमृता काफी समय से गैर सरकारी संगठनों के साथ इस विषय पर काम करती रही है। कोमला है नाचुका है आहे तेरी बावरी और इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना।